minerals and natural resources of the Muslim world. ठीक है, अच्छा, अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले बताना बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या। इसको पहले मैं आपको साथ साथ उर्दू में भी बताऊंगी और फिर थोड़ा आपको इंग्लिश में भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। मिनरल्स जो हैं वो क्या हैं? मादनियात। और मादनियात जो होती हैं वो ज़मीन के नीचे होती हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो ज़मीन के ऊपर होते हैं, जो कि हमें अल्लाह ताला ने अता किए हैं, जो हमारा एग्रीकल्चरल सारा है, प्रोडक्ट्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं, फिश है, जिनसे भी हम बेनिफिट हासिल करते हैं वो हमारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जी, मैंने अभी जिस तरह आपसे कहा कि मिनरल्स का डेफिनेशन जो है वो minerals are inorganic substances, meaning they do not come from an animal or a plant. Mineralogy is science of minerals, a naturally occurring substance as ore, coal, salt and petroleum obtained from the ground, usually for humans to use minerals. Minerals are building blocks of rocks. ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि मिनरल्स जो हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, यानी जितना भी जो है सब्सटेंसेस जो हैं, यानी ये कोई एनिमल्स या प्लांट्स या इनसे ये नहीं हासिल किया जाता। ठीक है, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? A natural resource is what people can use which come from the natural environment. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, examples of natural resources are air, water, wood, oil, wind energy, natural gas, iron and coal. ठीक है, substances. अच्छा, your screen is not working. Substances occurring in nature which can be used for meeting basic needs and economic means a country grows financially. अच्छा, अब इससे पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड से पहले आपको थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये चैप्टर है क्या। देखें, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड there are 57 Muslim countries. पूरी दुनिया में सिर्फ there are 57 Muslim countries in the world जहाँ पे कि जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, अब ये 57 कंट्रीज जो हैं इनको हम डिवाइड कर लेते हैं 5 ग्रुप्स में। देखिए, पूरी दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं? 57, ऑलमोस्ट जो मुस्लिम कंट्रीज हैं 57 है। अब उन 57 कंट्रीज को हम डिवाइड कर लेते हैं 5 ग्रुप्स में। ग्रुप 1 हम कर लेते हैं नॉर्दर्न अफ्रीका, अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उनमें हमारे पास आ जाता है इजिप्ट, सूडान, अल्जेरिया, मोरक्को एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये मुस्लिम कंट्रीज में आपको बता रही हूँ। ठीक है ना, फिर इसी तरह हम सेकंड ग्रुप में कर लेते हैं ग्रुप 2 जो है वो है हमारा वेस्ट एशियन कंट्रीज, यानी उसमें हमारे पास आ जाता है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, उर्दन, लबनान, कुवैत, ओमान। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे वेस्ट एशियन में टर्की भी आ जाता है, लेकिन टर्की जो है वो हमारा आधा चला जाता है यूरोप में एंड हाफ कम्स इन एशिया। तो आप ये देखें कि टर्की भी लेकिन वेस्ट एशियन में भी, लेकिन ये आधा यूरोप में भी चला जाता है।
थर्ड ग्रुप जो है, द थर्ड ग्रुप इज सेंट्रल एशियन कंट्रीज। उसके सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आ जाएगा काजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कलगेरिया, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान एक्सेट्रा। देन द फोर्थ ग्रुप वो आ जाता है साउथ एशिया। साउथ एशिया यानी ये हमारे वाला रीजन कहलाता आता है, जिसमें है पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव्स। ठीक है, ये साउथ एशियन कंट्रीज। फिर क्योंकि मैं मुस्लिम कंट्रीज की, मैं अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग दिस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम कंट्रीज बिकॉज देर आर 57 Muslim countries in all over the world, and among those, these are we have divided those divided them into 5 groups. ठीक है, so the fourth group is South Asian countries, that is Pakistan and Bangladesh, Maldives. Then the last group is South East Asia. इसके अंदर कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? इनमें आ जाता है इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई एक्सेट्रा। अच्छा, अब इसके इसके साथ बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है हमारी ज़मीन की, हमारी जो अर्थ है, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले, ठीक है, हमारी इस ज़मीन के ऊपर कोई भी एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं थी, बल्कि यहाँ पर सिर्फ क्या था, प्लांट्स थे, जंगली जो थे वो दरख्त थे और इस तरह की चीज़ें थी। यानी इंसानों की एग्जिस्टेंस तो थी नहीं, सिर्फ उस वक्त ये पौधे थे, दरख्त थे। और फिर कुदरती आफात और जिस तरह की क्लाइमेटीज डिज़ास्टर्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से वो चीज़ें, वॉल्केनोज इरप्ट होते थे और उसकी वजह से ज़मीन जो थी वो उसके अंदर ये चीज़ें ज़मीन के अंदर चली जाती थी। और फिर उसके बाद क्या होता था कि वो एक जो प्रेशर होता है, those things turn into gases with the pressure। वहाँ एक प्रेशर बिल्डअप होता था जिसकी वजह से वो क्या होता था, that some turn into liquid like crude oil, कुछ पेट्रोलियम एक्सेट्रा, और some turn into solid like coal, copper, और metals like copper, गोल्ड, सिल्वर, लेड, ये सारे इसमें वो चेंज हो जाते थे। यानी कि आप ये देखें कि वो एक जो प्रेशर बिल्डअप होता था अर्थ के ऊपर, तो कुछ तो गैसेस बनती थी, वो यूं ऊपर की तरफ वो हो जाती थी। जब जब आप एक चीज को प्रेस करते हैं, जमीन एक प्रेशर के साथ उसको एक प्रेशर बिल्डअप करती है, तो उसके बाद वहां पर क्या था कि वहां पर क्रूड ऑयल उनको मिला, जो कि पेट्रोलियम के आज पेट्रोलियम के ज़खायर मिले। फिर उसके अलावा जो सॉलिड में उनको कोल मिला, कॉपर मिला, मेटल्स जितने भी थे, यानी लेड, कॉपर, सिल्वर, ये सब कुछ मिला उन्हें। अच्छा, अब देखें नेचुरल रिसोर्सेज, जब हम बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमारी क्या चीज़ें आ जाती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में देखें हमारा वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, एनिमल्स। क्योंकि क्यों आ जाता है? क्योंकि इनको हम जो चीज़ें भी जो यूज़ हो सकती हैं, यानी जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी कि ग्रोइंग कैपेसिटी। देखिए, अब नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं वो ग्रो हो जाते हैं जब इंसान उसको यूज़ करता है। गंदम है, हम खाते हैं, वीट, राइस, कॉटन, और जो एनिमल्स का हम गोश्त खाते हैं, तो एनिमल्स को हम पे ब्रीडिंग जब उनकी होती है तो और एनिमल्स फिर आते हैं, तो वो रिन्यूएबल है, विच वी कैन यूज इट, हम उसको यूज करते हैं। तो क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ग्रोइंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब जो मिनरल्स हैं और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये जमीन के ऊपर होते हैं, इट इज ऑन द सरफेस। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑलवेज फाउंड ऑन सरफेस, जबकि मिनरल्स जो हैं इट इज अंडरग्राउंड एंड दैट आर नॉन रिन्यूएबल।
दे कंज्यूम्स, यानी कि अगर हमने एक दफा उसको कंज्यूम कर लिया है तो वो क्या हो जाते हैं, वो बर्न हो जाते हैं, वो बर्न हो जाते हैं। लाइक अगर हम जमीन के नीचे, क्योंकि मिनरल्स जितने भी हैं वो जमीन के नीचे हैं, तो वो हमें क्या है, कंज्यूम हम करते हैं और वो बर्न हो जाते हैं। लाइक सॉलिड में अगर हम देखें तो कोल आ जाता है, लिक्विड में देखें तो क्रूड ऑयल आ जाता है, और गैस तो वैसी गैस। अब ये कोल, क्रूड ऑयल या गैस, ये सारे फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब मिनरल्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 ग्रुप्स। अब मिनरल्स को भी आगे हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज, नंबर 1 क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, यूज फॉर बर्निंग, जिस तरह कोल, पेट्रोलियम, गैस, क्रूड ऑयल। अब देखें इनको हम जलाते हैं, जिस तरह अभी हम ये जो है इसको हम जलाते हैं, जलाने के काम आता है, ठीक है। और इसी तरह यूज फॉर, और जाहिर बात है जो चीज़ जलती है, ऑयल जो है वो जब हम उसको जलाते हैं तो क्या होता है कि वो डेफिनेटली मशीन को रन करने में, दैट इज यूज टू रन द मशीनरी, कार, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सारी हम उन्हीं से ही हम रन करते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 जो हम उसको ग्रुप में हम उसको करते हैं, मेटल। मेटल ऑलवेज टर्न इनटू लिक्विड फॉर्म। मेटल हमेशा क्या होता है, हम उसको जो है लिक्विड में उसको बर्न करते हैं, बर्न करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। एंड वी यूज टू मेक ज्वेलरी, वायर्स, इस तरह की चीजें हम बनाते हैं। और हमारे मेटल्स में क्या क्या आ जाता है, जो कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, लेड, एक्सेट्रा। इनको हम, वी जस्ट लिक्विफाई देम। हम इनको जब हम इनको हीट अप करते हैं तो ये इनकी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, और इससे फिर हम वायर्स भी बना लेते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ज्वेलरी बन जाती है, और इससे हमारी डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो बनती हैं। फिर ग्रुप 3 में अगर हम इसको देखें तो हम नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल में इट कैन नॉट बी बर्न। अब देखें, ये बात हमेशा याद रखें कि जो नॉन मेटल है वो क्या होता है, वो हमारा जो हम स्टोन्स होते हैं हम उनको कहते हैं, ये जमीन के नीचे ही पाए जाते हैं। और वो क्या है, मार्बल है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। और एक चीज जो हमारी इस चैप्टर में मेंशन नहीं की गई है वो है सॉल्ट, जो कि हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी माइंस है, क्योरा माइंस, जो कि सॉल्ट जो है वो वहाँ से हमें मिलता है। जाहिर बात है, देखिए ना तो हम इसको लिक्विफाई करते हैं और ना ही हम इसका जो ये मेटल फॉर्म में है, ये एक नॉन मेटल है, एक स्टोन की फॉर्म में है। बट वी यूज इट इन आर डेली कुकिंग, और इसको हम अपने रोजमर्रा के नहीं, ये एंडेड नहीं हो सकते। इफ दे आर एंडेड सो व्हाट विल नेक्स्ट, नो, इट विल नॉट एंडेड। ये जरूर होता है कि काफी साल गुजरने के बाद ये दोबारा से जो है ये वो हो जाते हैं, इनको फिर उसी तरह ये जमीन जो है वो दोबारा से, क्योंकि ये नहीं हो सकता, लाखों करोड़ों साल में जमीन के नीचे इतना कुछ, इतने मिनरल्स हैं कि हम शायद उसको कितने साल हमें और लगे तब भी ये मिनरल्स खत्म नहीं होते हैं। तो अब सॉल्ट को ये लोग नॉन, जो हमारी अकॉर्डिंग टू जो साइंस है, साइंस इसको एक्सेप्ट नहीं करती। यस, दे रीग्रो। रीग्रो कैसे करता है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज तो रीग्रो कर जाते हैं, और हमारे जो मिनरल्स हैं वो भी हमारे बहुत सालों में करते हैं। जिस तरह हम एनिमल्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में है तो वो तो जल्दी, हम एनिमल यानी एक फसल अगर हमने एक अपना जो सीजन में हमने अपनी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को यूज किया, तो हम नेक्स्ट सीजन में उसको हम दोबारा रीग्रो करते हैं, तो ये हमें बड़ा क्विकली हमें मिल जाता है। लेकिन जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो टाइम लेते हैं, लेकिन बहुत सालों के बाद वो फिर दोबारा से वो, जब तक पहले वाले यूज में होते हैं और भी हमें मिल जाते हैं। तो सॉल्ट जो है ये नॉन मेटल्स है अकॉर्डिंग टू द साइंस टर्मिनोलॉजी।
जो साइंटिस्ट इसको जो है वो कंसिडर नहीं करते मिनरल्स में, वो इसको नॉन मेटल कंसिडर करते, वो इसको मेटल्स में नहीं लेके आते, और वो इसको उसकी साइंस की टर्मिनोलॉजी में इट इज नॉट मिनरल। ठीक है, नाउ नाउ वी विल मूव ऑन टू द आर नेक्स्ट जी, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जिस तरह मैंने अभी आपको जिक्र किया कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं हमारे, जरा मुझे जल्दी से बता दें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जरा चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताएं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे जो होते हैं वो ग्रोइंग कैपेसिटी में होते हैं, जिनको कि हम रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर कॉन्स्टेंटली अवेलेबल लाइक वाटर और कैन बी रीजनेबली रिप्लेस्ड और रिकवर्ड। ठीक है ना जी, विच कैन रिसाइकल लाइक वेजिटेटिव लॉन एनिमल्स आर ऑल्सो, यहाँ पे वेजिटेटिव लैंड्स था, यहाँ ये एक स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई है। एनिमल्स आर ऑल्सो रिन्यूएबल बिकॉज with a bit of care they can reproduce offspring to replace adult animals. Renewable resources also come from living things such as trees and animals. They can be called organic renewable resources, यानी कि दोबारा से रीग्रो कर जाते हैं और इनकी ग्रोइंग कैपेसिटी जल्दी होती है। ठीक जी, दैट दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है ना, दे कैन ग्रो अगेन जी। द सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। टीचर नेक्स्ट जरा दिखाइएगा प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो कि क्या होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं और जो कंज्यूम कर लिए जाते हैं। जब वो एक दफा कंज्यूम कर लिए जाते हैं, यानी उनकी कंजम्पशन क्या होती है कि व्हेन वी बर्न देम, यानी पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है और कोयला है, उसको अगर हम जला देते हैं, गैस को हम यूज कर लेते हैं, तो हम उसको दोबारा से इतनी जल्दी वो जो बर्न हो जाता है, फिर वो बर्न हो जाता है, फिर हम नए को दोबारा करते हैं, लेकिन वो हमारा बर्न हो गया, वो अब दोबारा से उसको निकालेंगे, लेकिन वो जो यूज हो गया वो चला गया। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट कैन नॉट बी इजीली रिप्लेस्ड वंस दे आर डिस्ट्रॉयड। अब इसमें एक पॉइंट उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है कि दोज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे आर डिस्ट्रॉयड, यानी अगर एक दफा तो इसको रिप्लेस, यानी फिर अगेन कई 100 साल लगेंगे या साल लगेंगे। एग्जाम्पल इंक्लूड फॉसिल फ्यूल, मिनरल्स आर ऑल्सो non-renewable because even though they form naturally in a process called rock cycle, it can take thousands of years, जिस तरह मैंने अभी आपको बात की कि thousands of years लगते हैं making it non-renewable. Non-renewable resources can be called inorganic resources if they come from नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है ना, ये कोल, लेड, कॉपर और जितने भी मेटल्स हैं, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स ना। एग्जांपल इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, गैस, गोल्ड, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे देखें अब एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये अब आपके जहन में, क्योंकि देखें मैं अभी आपको ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये मैं समझे इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आगे, क्योंकि ये चीज़ें बुक में इतनी उसमें नहीं दिया हुआ, ये मैंने आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर इकट्ठी करके आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट विल बी ईजियर फॉर यू टू कीप इट इन योर माइंड। अच्छा जी, इसमें आप देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर एनिमल्स, प्लांट्स, लैंड, वाटर, रॉक्स, ऑयल, कोल, वुड, सोलर एनर्जी, एयर, मिनरल्स, नेचुरल गैस, सॉलिड सॉइल। ठीक है, अब ये सारा जो है ये हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। ठीक है ना, देखिए ना, कोल भी हमारा है तो नेचुरल रिसोर्स ही ना, बट इट इज क्या है, इज इट रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, बताएं। कोल क्या है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है?
coal is no, coal is नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल नहीं है जी, नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि देखे ना इसको तो कई सौ साल लगते हैं दोबारा से, ये तो एक दफा बर्न हो गया तो, लेकिन रिन्यूएबल एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वाटर है हमारा, ये ऑयल है, ये ऑयल कह रही हूँ, एनिमल्स हैं, ये सारे रिन्यूएबल है। चलें जी, नेक्स्ट टीचर प्लीज। टीचर फर्स्ट शो मी द नेक्स्ट स्लाइड जी। मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये देखें हमारी इस अब हम टॉपिक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। आज हमने जो हमारी इस पूरे चैप्टर में जो हमने डिस्कस करने हैं टॉपिक, वो हैं हमारे एक मिनट, हाँ जी, वो हमने डिस्कस करने ऑयल एंड नेचुरल गैस, कोल, कॉपर, लेड, जिंक, निकल, गोल्ड एंड सिल्वर। तो आज हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड सेकंड कोल। आज हम अपने इन दो टॉपिक्स पे रहेंगे, फिर इंशाल्लाह अगर ये आज हम वाइंड अप करते हैं तो हम फिर उसको नेक्स्ट उस पर लेक्चर पे ले जाएंगे। अच्छा, अब इससे इसको आगे लेके जाने से पहले सबसे पहले अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। टीचर प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड काइंडली जी। ये पिछला वाला जो था, पिछला वाला मैप था, हाँ जी, ये देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बतानी है कि ये जितना भी आपका जो वाइट पोर्शन है, दिस इज ऑल मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। दिस इज द मैप, these are the these are Arabic countries of the Persian Gulf, ठीक है। these are the Arabic countries of the Persian Gulf, ठीक है। और ये सारा जो वाइट पोर्शन है ये हमारा मेडिटेरेनियन सी है। और देखें जितना भी हमें ये रेड जोन में जितनी भी ये लिखी हुई हैं कंट्रीज, और ये जो बाहर एरोज में हैं, ये सारी हमारी गल्फ कंट्रीज हैं। कौन सी हैं? कुवैत है, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, इराक। सो ऑल टुगेदर ये कितनी बनती है? 7 बनती है। तो हमारी गल्फ की 7 कंट्रीज हैं जो कि जिसके बारे में मतलब जो कि हमारे गल्फ कंट्रीज कहलाती हैं, जहाँ पर के पेट्रोलियम की और गैस की हमें काफ़ी मिकदार जो है, जो हमारी मुस्लिम वर्ल्ड की है, वो यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। जो हमारे मिनरल्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और ऑयल भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज में ही आता है, क्योंकि कुदरती अल्लाह ताला ने जो है ये अता किया हुआ है जी। टीचर प्लीज नेक्स्ट। ओके, अब ये मैं की पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगी। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये हमारी बुक का ही ऑयल एंड नेचुरल गैस है। इसको भी मैं अभी सिर्फ मैंने इसमें से जो मेन की पॉइंट्स हैं वो मैंने निकाल लिया। द फर्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज नॉट फर्टाइल, ठीक है। दे other wealth such as natural gas which is exported and brings in money. The other wealth such as natural gas which is exported and brings in, यानी ये सेल किया जाता है और उसके बाद फिर उससे हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी क्या होता है इम्पोर्ट का? द थिंग्स which we brought from which we purchased from other countries, ठीक है। and export mean the things which are sufficient enough, so we sell them to other countries, ठीक है ना, to fulfill our necessities. So the third point is the Muslim world produces 1/3 of the world's output of oil and 15% of the world's natural gas. Saudi Arabia tops the world in oil production. सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वैसे तो जो है अगर हम उस तरह जो हमारा पाई चार्ट है उसमें भी हम देखेंगे तो हमें
जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो बहुत प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उनकी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है जी। नाउ टॉप, अब ये हम जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस टॉप 15 ऑयल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। उनमें इन 2008 का ये सर्वे है, ये आपकी बुक में भी है। ये पेज नंबर 18 पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा पाई चार्ट। इसमें आप ये देखें, हमें बड़ा साफ नज़र आ रहा है कि जितने भी ऑरेंज कलर की लाइन में ये सारा हमारी यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है ना। और ये जितना भी ग्रीन में आ जाता है ये हमारी सारी मुस्लिम कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है ना। मुस्लिम कंट्रीज में जो सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है वो सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया जो है वो कहाँ पे आता है, टॉप पर आता है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसकी, लेकिन हमारे से जो कंज्यूम करने वाला है वो ज़्यादा यूएस से है, तो हम जिसको के हम ये एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। नो लेट्स मूव ऑन टू द, अब इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस, अब देखें ये कहाँ कहाँ पर हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कौन सी जो हमारे मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सऊदी अरेबिया में ऑयल, ईरान, यूएई, इराक, नाइजेरिया, कुवैत, इंडोनेशिया, लिबिया, ओमान, बहरीन, यहाँ पर हमारे पास ऑयल के बहुत ज़्यादा जो है वो रिजर्व्स हैं। और यहाँ से जो है ऑयल जो है वो उसमें ऑलमोस्ट जो है वो कवर करता है हमारे सारे गल्फ को। और इवन ये कि ये आगे जो है इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। गैस के रिजर्व्स जो हैं वो आपको इंडोनेशिया, अल्जीरिया, उज़्बेकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान और पाकिस्तान में इसके रिजर्व्स मौजूद हैं, ठीक है। ये मैं आपको की पॉइंट्स, मेन आपको पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। देन आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टार्ट द प्रॉपर लेसन ना। यस टीचर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड जी। Abu Dhabi has 9% of the world's oil reserves and 5% of its natural gas reserve. अब अबू धाबी जो है वो 9% of the world's oil reserves है and 5% of its natural gas reserve. In 2007, oil production in Pakistan was 22.6 million barrel. This amount is produced by Saudi Arabia in 2 days. अब सिर्फ ये 2 दिनों में सऊदी अरेबिया जो है वो जितना पाकिस्तान जो है वो प्रोड्यूस करता है एक साल में, ठीक है। तो वो क्या होता है, सऊदी अरेबिया उसको कितने अरसे में, 2 दिन में उसको प्रोड्यूस करता है। यानी इन 2007 ऑयल प्रोडक्शन इन पाकिस्तान वाज 22.6 million barrels. This amount is produced by सऊदी अरेबिया इन 2 days, सिर्फ 2 दिनों में इतना प्रोड्यूस करता है। जबकि यूएसए इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, इट स्टिल imports oil because it's consumed twice as much. क्यों? Because यूएसए इज अ बिग कंट्री। लेकिन यूएसए का तो जिक्र यहाँ पे हम इसलिए लेके आए ना कि कंपैरिजन कर रहे हैं, अदरवाइज जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज में यूएसए नहीं आता। लेकिन यूएसए सऊदी अरेबिया से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है तो वो क्या करता है, वो इंपोर्ट भी करता है, ठीक है। और सऊदी अरेबिया जो है वो चाहे वो सेकंड नंबर पे प्रोड्यूसर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी उसकी क्योंकि इतनी ज्यादा कंजम्पशन नहीं है। अब यूज ऑफ ऑयल एज अ रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल के तौर पे जो यूज होता है उसमें क्या होता है, बिसाइड फ्यूल ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स, कॉस्मेटिक्स, क्लोथिंग, पेंट, मेडिसिन एक्सेट्रा। क्रूड ऑयल होता है जब हम, क्योंकि पेट्रोल ऐसे नहीं, वो पहले हम क्रूड ऑयल की फॉर्म में उसको जमीन से निकलता है। जब वो क्रूड ऑयल की फॉर्म में निकलता है तो हम उसको रिफाइनरीज में भेजते हैं, जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज होती है, वहाँ रिफाइंड होता है और फिर पेट्रोल हासिल किया जाता है। और जो बाकी उसका वो है उससे डिफरेंट चीज़ें बन जाती हैं, कॉस्मेटिक्स है, क्लोथिंग है, पेंट्स है, मेडिसिन एक्सेट्रा। द पिक्टोरियल
chart on page 19 shows different products that are obtained. अगर आप पेज नंबर 19 पे, टीचर आप ना करें ये, अभी अभी आप ना करें, लेट दी स्टूडेंट, क्योंकि अभी हम आगे, ये अगर आप स्टूडेंट्स पेज नंबर 19 पे आप देखेंगे तो आपको ये नजर भी आएगा कि these are the products which is um, these products are made by using these crude oils. ठीक है ना, तो ये हमें वहां से पता चलता है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उस पे देखते हैं जी। अब हमारे ये आगे स्टार्ट हो रहा है मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द Muslim world. Yes, I know the time is up, but I think we have to complete only one topic. So that is also very important. So please, students, take out your um, books and turn page number 17. It's okay if the period is over, it's okay. So let me complete this. इसमें हम देखते हैं oil and natural gas. While so much of the Muslim world is not very fertile, so for agriculture, because of the lack of water or poor soil, it is by far the um, most important region of the world for producing oil and natural gas. These are extremely valuable for exports as the whole world is desperate for petroleum, and also for helping to develop industries in the Muslim world. This area produces a third of the world's output of oil and 15% of the natural gas. More of these energy sources are being discovered all the time, especially gas in Pakistan. ठीक है ना, अब ये देखें कि सारा जो एरिया मुस्लिम वर्ल्ड का वो पूरा फर्टाइल तो नहीं है, तो वहां पर फिर जो मिनरल जो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, वो हमें मिलते हैं। और वहाँ पे हमें, तो जो हमारा ये जो इतना, क्योंकि सारी जगह फर्टाइल नहीं है, जहाँ पर हमें नेचुरल रिसोर्सेज कुछ हमें जो ऑन द सरफेस हमें ग्रो करते हैं, फर्टाइल ज़मीन है, तो वहाँ पे हमें मिल जाता है। और जहाँ पर हमें नहीं मिलता, जो फर्टाइल नहीं होती ज़मीन, तो वहाँ पे हमें ज़मीन के नीचे से हमें ये सारा मिलता है। अब अगर आप पेज नंबर 17 पे एक पिक्चर देखें, तो ये देखें, ये ऑयल के लिए जो है ये एक मशीन लगाई हुई है, यानी ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी मशीन है। ये इज़ अ गैस वेल, hundreds of meters below the surface is brought up with the help of the machine. यहाँ से ये क्या निकाल रही है, गैस। यहाँ से गैस के जो ज़खायर हैं, जो रिजर्व्स हैं, वो वहाँ यहाँ से हमें मिलते हैं। अब इराक हैज़ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ ऑयल, थर्ड इन ऑर्डर आफ्टर सऊदी अरेबिया। अब देखें, इराक में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो ऑयल प्रोड्यूसर है वो सऊदी अरेबिया है, सेकंड पे ईरान आता है, थर्ड पे इराक आता है। लेकिन क्योंकि अब इराक की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, उसके ऊपर बैन लग गए हैं, जिसकी वजह से जो हम, अगर हम इस तरह कैटेगरी में देखें, तो पहले नंबर पे सऊदी अरेबिया, और अब दूसरे पे हमें जो है वो यानी कि वैसे इराक था सेकंड पे, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि अब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, तो इस वजह से जो है वो एक स्पेसिफिक, एक लिमिटेड अमाउंट तक वो अपना ऑयल निकाल सकता है। तो इराक हैज़ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ ऑयल, third in order after Saudi Arabia. Iran is second, but today for political reason Iraq is banned from exporting more than a small amount. If Iraq were allowed to export all that it was able to, the Islamic world would produce more than half the total world supply. यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड में इतना ऑयल हो कि हमें, और हमें इससे अंदाज़ा होता है कि जो इराक पर जो हमला किया गया और जो एक प्लान किया गया, उसके पीछे पॉलिटिकल बहुत से फ़ायदे थे, जिसकी बेस पे ये सारा कुछ किया गया था। अब नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, पेज नंबर 18 पे आप आएँ, तो देन यू विल सी कि यहाँ इंफॉर्मेशन में आप लोग देखें कि द गल्फ स्टेट ऑफ कतर हैज़ 12% ऑफ द वर्ल्ड्स नोन गैस रिजर्व्स। ठीक है, 12% है ओवरऑल जो गल्फ है। The North Field, which is half the size of Qatar itself, is the world's biggest single
रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, अब इसमें हम हमारे वो मैप का जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये सारे जो हैं हमारी जो गल्फ की जो कंट्रीज़ हैं, जो पर्शियन गल्फ की जो कंट्रीज़ हैं, जो 7 मैंने आपसे डिस्कस की थी, वो 12% जो हैं, जो गल्फ स्टेट ऑफ कतर जो है वो 12% ऑफ द वर्ल्ड्स नोन गैस रिजर्व्स हैं उसके पास। ठीक है, अब अदर स्टेट्स सच एज बहरीन, कतर and Abu Dhabi in the UAE also produce large amounts of oil. Abu Dhabi has 9% of the world's oil reserves and 5% of natural gas reserve. In 2007, Pakistan produced about 22.6 billion barrels of crude oil. This may seem a large amount, but remember that Saudi Arabia pumps out दिस अमाउंट एवरी 2 डेज, यानी सऊदी अरेबिया जो है वो 2 दिन में, यानी ये हमें तो लगता था कि बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया सिर्फ 2 दिन में इतना ऑयल प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान डज हाउ एवर हैव सम वेरी वैल्यूएबल नेचुरल गैस फील्ड, जबकि हमारे पास नेचुरल गैस फील्ड जो हैं जो कि सुई के मकाम पे हैं वो हमारे पास हैं। द पाई चार्ट शोज द वर्ल्ड टॉप 15 प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। द इस्लामिक कंट्रीज प्रोड्यूसिंग ऑयल एंड गैस आर एज बिलो। ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि ये ऑयल कौन सी कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं और गैस कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती हैं। नीचे हम देखते हैं, वाइल द यूएस इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, it consumes twice as much as it produces, so that it has to import huge amount from the Muslim world. Only Iran comes in the top 15 consumers of oil, and even then it produces 3 times as much as it uses. ठीक है ना? Most of the oil used by Iran is for industry and for turning सी वाटर इनटू फ्रेश डेजिलेशन प्लांट्स, यानी डेजिलेशन प्लांट्स होते हैं यानी जो समंदर के नमकीन पानी को पीने के काबिल बनाते हैं। ठीक है, उसको पीने, तो वो जितना कंज्यूम करता है वो उतना ही उसकी इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा है और वो वहाँ पर उसके कंज्यूम हो जाता है, यानी उसकी कंजम्पशन भी अपनी कंट्री में उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, quite apart from its important use as fuel, oil is the raw material for many other products. क्योंकि ऑयल हमेशा जो है वो रॉ मटीरियल रॉ फॉर्म में निकलता है, यानी क्रूड ऑयल की फॉर्म में निकलता है, फिर हम उसको रिफाइनरी में भेजते हैं, रिफाइनरी से वो रिफाइंड होता है और फिर उसके बाद वो क्या होता है कि वो जो है वो जाता है हमारे, यानी उससे हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह जितने भी हैं वो हमारे बनते हैं। ठीक है, जो कि हम कहाँ पर देखेंगे, हमारे पेज नंबर, अगर आप देखें पेज नंबर 19 जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, पेज नंबर 19, प्लीज हैव अ लुक ऑन पेज नंबर 19। यस, ये एक थिक स्लज फॉर्म में एक आता है जिससे हम, अगर आप यहाँ पे आप सारा देखें, प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज सी ऑन पेज नंबर 19 कि फ्यूल हमारे किस लिए यूज आता है। फ्यूल फॉर व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, फिर एलपीजी लिक्विड हमारा यूज होता है फॉर गैस, एलपीजी लिक्विड गैस फॉर कुकिंग, फिर रोड्स बनाने के जो थिक ब्लैक स्लज है वो उसके काम आ जाता है, फिर मेकिंग टायर्स गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, देन पेंट्स, इंक्स, फर्टिलाइजर्स, और फिर क्लोथिंग, कॉस्मेटिक्स और लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी। सो ऑल दीज products are made with these resources. ठीक है, now next move on to the next, that is coal. ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कोल जो है, द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन मुस्लिम वर्ल्ड इज काजाकिस्तान, विच एंजॉयज द 10th position. In Pakistan, high quality coal deposits have also been discovered in Thar, which is being considered for producing electricity. However, coal is declining its importance as a fuel. उसको वो वाली इम्पोर्टेंस नहीं मिली जो कि इस तरह इसको मिली। तो अब हम इसको डिटेल से हम इसको पढ़ते हैं। The only important producer of coal in the Muslim world is Kazakhstan. सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है कोल का वो है काजाकिस्तान, whose mines have the 10th highest of the total world output.
high quality coal deposits have also been discovered in the थर area of Pakistan. थर के एरिया में जो इसके रिजर्व्स हैं वो डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है. Coal, however, is declining in its importance as a fuel, and the Muslim world more than makes up for its lack of coal by its massive output of oil and gas. ठीक है, तो हम इसको टीचर नेक्स्ट पे मूव करें. मैंने इनको ये पढ़ा दिया है कोल का. नेक्स्ट टर्न कीजिए जी. मिनरल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड में क्या आ जाती हैं? ऑयल एंड गैस आर नो डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, बट इट हैज मेनी अदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. यू कैन सी सम ऑफ दीज इन द चार्ट ऑन पेज नंबर 21 ऑफ द टेक्स्ट. अगर आप पेज नंबर 21 अपना देखें टीचर, जरा नेक्स्ट मूव कीजिए, तो उसमें आपको पता चलेगा हमें सारी ये जो मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, ये उनके प्रोडक्ट्स हैं और उनकी वर्ल्ड रैंकिंग है. अब इसके अंदर देखें नेचुरल रिसोर्सेज भी आ रहे हैं और इसके अंदर हमारे मिनरल्स भी आ रहे हैं. ठीक है, इन सबको आपने रीड आउट करना है, खुद ही आपने देखना है, इसको आप रीड आउट करें. ठीक है, सो टुमारो इंशाल्लाह वी विल स्टडी, नेक्स्ट अपना स्टडी करेंगे पेज नंबर 22, 23 और हम 24 को इंशाल्लाह कल हम रीड आउट करेंगे, डिस्कशन करेंगे. ठीक है, सो इंशाल्लाह. सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट.